पार्ट है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में जिस वस्तु और सेवा को उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। आप देखोगे, आप पालमपुर का परिचय, पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुए बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकट कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर कई तरह के वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। गांव में कुल 450 विभिन्न जातियों के परिवार रहते हैं। उच्च जाति के 80 परिवार हैं जिनके पास में गांव की अधिकांश भूमि है। उच्च जाति के 80 परिवार हैं जिनके गांव की अधिकांश भूमि है। एक तिहाई दलित वर्ग के लोग रहते हैं। जिनके घर घास फूस आदि से बने होते हैं। 80 परिवार उच्च जाति के हैं, उनके मकान कंक्रीट, ईंट पत्थर आदि के बने हुए हैं। अधिकांश घरों में बिजली है, यानी पालमपुर में विद्युत की सुविधा पर्याप्त है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र, एक निजी औषधालय जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की मुख्य गतिविधि है। उत्पादन गतिविधि में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ अन्य बातें जानने के लिए इन 2 विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और चौथी आवश्यकता मानव पूंजी। सबसे पहले हम देखेंगे भूमि। सबसे पहली आवश्यकता होती है भूमि की। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज दूसरी आवश्यकता है। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रिया में जरूरी कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की आवश्यकता, कुछ कार्य के लिए बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो कुछ कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आधार भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं, जैसे औजार, मशीन, भवन। अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों को उत्पादन में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। कच्चा माल और नकद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा
प्रयोग में लिए जाने वाला शुल्क, कुम्हार द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि औजार और मशीन होने से विभिन्न चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है, इसलिए इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं। चौथी आवश्यकता होती है मानव पूंजी की। आपको स्वर्ण उपभोग हेतु बाजार में बिक्री के उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग करने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक जानकारी हमें अगले पाठ में मिलेगी। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। एक बार उन्हें देखेंगे, उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन का कारक कहा जाता है। हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। शुरुआत के लिए हम पाठ भौतिक पूंजी को पूंजी कहते हैं। पालनपुर में खेती। पालनपुर में खेती उत्पादन की मुख्य क्रिया है। काम करने वालों में 80% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, जिन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। कृषि उत्पादन में मूलभूत कठिनाई है। कृषि उत्पादन में भी मूलभूत कठिनाई खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र स्थिर होता है। पालनपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। कुछ समय तक गांव की बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालनपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालनपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम अर्थात खरीफ की फसल में किसान ज्वार, बाजरा, मक्का उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए तथा खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग की जाती है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में परिवार के खाने के बाद अतिरिक्त जो अधिशेष बचता उसे बाजार में बेच दिया जाता है। बाजार रायगंज की मंडी में बेचा जाता है। भूमि के एक भाग गन्ने की खेती के लिए की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ने की खेती की वर्ष में एक बार कटाई होती है और गन्ना एक बार होने के बाद में 2 से 3 वर्ष तक पैदावार देता है। गन्ने का कच्चे माल के रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालनपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा पाते हैं क्योंकि वह सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालनपुर में एक वर्ष में किसान कई फसल प्राप्त कर पाता है क्योंकि वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। पालनपुर में बिजली जल्दी आ गई, इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब तक किसान कुओं से रैंटों द्वारा पानी निकालकर, रैंटों लाल चढ़ा आदि से कोई पानी निकाला जाता था। कम पानी भूमि से निकाला जाता है, तो भूमि की कम भूमि पर सिंचाई होने के कारण कृषि क्षेत्र कम होता था। लेकिन जैसे ही पालनपुर गांव में बिजली आने के बाद में अधिक भूमि पर कृषि की जाने लगी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए।
परिणाम स्वरूप 1970 के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुटे हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालनपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। अर्थात हरित क्रांति। हरित क्रांति किसे कहते हैं? कृषि पैदावार में आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पंप सेट, इन सब का एक साथ उपयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाने को हरित क्रांति कहते हैं। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में और इसके बाद में चावल के उत्पादन में। इसी प्रकार पालनपुर में खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया। उपज को भूमि के किसी एक टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक तक खेती में पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक बीज वो होता है जो खेत में पैदा हो रहा है, उसे अगली ऋतु, चाहे खरीफ में पैदा हुआ तो अगली खरीफ में, चाहे रबी में पैदा हुआ तो अगली रबी में जो उत्पादन होता है उसी को बोलते हैं, वो पारंपरिक बीज होता है। उपयोग किया जाता है जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। अब किसानों के पास तत्कालीन उपलब्ध थे, उन्हें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 1960 के दशक में हरित क्रांति में भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले HYV बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों की जरूरत थी। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के सेवन से यही संभव थे। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया, क्योंकि इन किसानों के पास में अधिक पूंजी थी और आधुनिक कृषि यंत्रों, रासायनिक उर्वरक इन सबका प्रयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर, फसल डालने के लिए मशीनें खरीदी जिसने जुताई और कटाई का काम तेज कर दिया। उन्हें इससे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालनपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। वो HYV बीजों के उत्पादन से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने का